गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग एक्सियल रे एंड मार्जिनल रे के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 11 एक्सियल रे, हिंदी में कहेंगे अक्षीय किरण, एंड मार्जिनल रे इसको कहेंगे सीमांत किरण। एक्सियल रे क्या है, मार्जिनल रे क्या है? एक्सियल रे को अक्षीय किरण, मार्जिनल रे को सीमांत किरण कहते हैं। यह दोनों रे क्या है, चलिए समझते हैं। ये एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखिए ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इस पॉइंट को पोल कहेंगे। ये फोकस है और ये सेंटर है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे आ रहा है, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आपने एक नियम पढ़ा था कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो परावर्तन के बाद फोकस से जाता है। तो यह रे यहां से टकराया और टकराने के बाद कहां से गुजर गया, फोकस से। तो ये वाला रे कौन सा रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। तो चूंकि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए परावर्तित किरण कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। सिंस द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो द रिफ्लेक्टेड रे मस्ट पास थ्रू फोकस। अब ये जो पॉइंट M है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु। ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है, ये इंसिडेंट रे मिरर के किस पॉइंट पे टकरा रहा है, M पॉइंट पे। तो इस M को कहेंगे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस बिंदु पर लाइट आकर टकराती है दर्पण से, उस बिंदु को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इस M को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। M पर हमको परपेंडिकुलर खींचना है, तो M पर हम कैसे नॉर्मल खींचेंगे, तो M को हम सेंटर से मिला देंगे। तो ये जो डॉटेड लाइन है यही है नॉर्मल लाइन, यानी अभिलंब रेखा। ये नॉर्मल लाइन है, अभिलंब। अब देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के बने कोण को I कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को R कहते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। I को क्या कहेंगे, आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। R को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन कोण। I को कहेंगे आपतन कोण, R को कहेंगे परावर्तन कोण। और यह दोनों कोण हमेशा बराबर होता है, एंगल I और एंगल R हमेशा बराबर होता है। बिंदु M से हमने एक लंब डाल दिया MD। यह परपेंडिकुलर किस पर डाला, प्रिंसिपल एक्सिस पे। पॉइंट M से हमने एक लंब खींचा है, परपेंडिकुलर खींचा है, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। इस पॉइंट को हम कहेंगे D और यह है पोल P। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल I और एंगल R छोटा एंगल है या बड़ा एंगल है। छोटा एंगल उसको कहते हैं जिसका मान 5 डिग्री तक होता है। यानी अगर किसी एंगल का वैल्यू 5 डिग्री से कम है या 5 डिग्री के बराबर है तो उसको हम स्मॉल कहेंगे, स्मॉल एंगल। लेकिन अगर किसी एंगल का मान 5 डिग्री से अधिक है तो उसको हम लार्ज एंगल कहेंगे। तो जब भी हम कहते हैं स्मॉल एंगल यानी छोटा कोण, तो छोटा कोण का मतलब 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम। और जब भी हम कहते हैं बड़ा कोण तो उसका मतलब 5 डिग्री से ज्यादा हो गया। स्मॉल एंगल का मतलब any angle which is less than or equal to 5 degree is called small, but if the angle is greater than 5 degree it is called large angle। यहां पर देखिए ये जो एंगल I है और ये जो R है, ये दोनों एंगल बड़ा एंगल है। ये बिल्कुल भी 5 डिग्री नहीं है, 5 डिग्री से बहुत ज्यादा बड़ा, ये 30 डिग्री के आसपास है। तो इसका मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर है। ध्यान दीजिए, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है लेकिन काफी दूर है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होगा तो उस केस में I और R बड़ा होगा, यानी I और R बराबर तो होगा लेकिन कैसा एंगल होगा, बड़ा, लार्ज एंगल होगा। I और R कैसा एंगल होगा, लार्ज एंगल होगा। ये जो पॉइंट P है और पॉइंट D है, ये दोनों काफी दूर दूर होगा। पॉइंट P एंड D आर
नॉट क्लोज। बिंदु P और बिंदु D जो है ये बहुत नजदीक नहीं होगा बल्कि दूर दूर होगा। साथ ही साथ ये जो कर्व्ड पोर्शन है MP, ये MP और MD बराबर नहीं होगा। MP इज इक्वल नॉट टू MD। इसकी लंबाई अधिक होगी और इसकी लंबाई कम होगी। क्लियर है? ये आपको टेढ़ा है ना, बिल्कुल टेढ़ा है, तो टेढ़ा है तो इसका लंबाई ज्यादा होगा, MP का लंबाई ज्यादा होगा, MD का लंबाई कम होगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। और P और D दूर दूर होगा, तो इस PD दूरी को, ये जो दूरी है बिंदु P और D के बीच का यानी PD, ये PD दूरी बहुत छोटा नहीं होगा, ठीक ठाक होगा। यानी दूरी PD को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। PD कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। PD को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उस दूरी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जिसको हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। वो कोई बहुत छोटा दूरी नहीं है जिसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। क्योंकि P और D काफी दूर दूर है, अगर दो बिंदु बहुत नजदीक है तब तो उनके बीच की दूरी को हम नगण्य मान सकते हैं, लेकिन अगर दो बिंदु के बीच की दूरी अधिक है तो उस दूरी को हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर आ रहा है तो इस तरह के रे को हम मार्जिनल रे कहते हैं। यहां पर जो इंसिडेंट रे है ये कैसा है? मार्जिनल। मार्जिनल रे। मार्जिनल रे मतलब वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो। और अगर कोई रे मार्जिनल होगा तो उसमें तीन प्रॉपर्टी याद रखना है। पहला, आई और आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों का मान बड़ा हो जाएगा, यानी 5 डिग्री से बड़ा होगा। दूसरा, ये पॉइंट P और D काफी दूर दूर होगा। P और D जो है नजदीक नहीं होगा बल्कि दूर दूर होगा, इसलिए हम PD दूरी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और तीसरा, MP और MD बराबर नहीं होगा। ये तीन प्रॉपर्टी याद रखेंगे मार्जिनल रे के लिए। सेम डायग्राम यहां पर बना हुआ है, देखो ये कॉनकेव मिरर है, एकदम सेम डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। जैसे यहां पर मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है, सेम वही कॉनकेव मिरर यहां है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। यहां पर ये मेरा इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक में है। देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बहुत नजदीक में है ये रे। और यहां पर जो इंसिडेंट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर है, ये दूरी अधिक है। यहां पर देखिए ये दूरी काफी कम है। तो वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हो उसको हम एक्सियल रे कहते हैं। अब बताइए एक्सियल रे क्या है? एक्सियल रे का परिभाषा है वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हो, एकदम सटा हुआ हो प्रिंसिपल एक्सिस में, उसको हम एक्सियल रे कहते हैं। यानी एक्सियल रे का मतलब क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक। एक्सियल रे मतलब एक्सिस के नजदीक, और मार्जिनल रे का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो उसको मार्जिनल रे कहेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक हो उसको एक्सियल रे कहेंगे। मार्जिनल का मतलब दूर होता है, एक्सियल का मतलब नजदीक। तो ये एक्सियल रे है। यहां पर देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो M पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहां भी हमने परपेंडिकुलर डाला MD, और ये MP है। लेकिन ध्यान से देखिए यहां पर MD और MP बराबर है। एंगल I और एंगल R बहुत छोटा है, I एंड R आर वेरी स्मॉल। आपतन कोण, परावर्तन कोण बहुत छोटा है। मतलब ठीक इसका उल्टा आएगा, यहां पर आपतन कोण परावर्तन कोण बड़ा है, यहां पर आपतन कोण परावर्तन कोण बहुत छोटा है। यहां पर P और D दूर दूर है, यहां पर बिंदु P और बिंदु D बहुत नजदीक है। P एंड D आर वेरी क्लोज, बहुत निकट है। इसीलिए हम PD को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। PD कैन बी नेग्लेक्टेड। चूंकि बिंदु P और बिंदु D एकदम सटा हुआ बिंदु है, अगल बगल है, इसीलिए इस दूरी PD को हम नगण्य मान सकते हैं। अगर आपको कहें कि यहां पर फोकस दूरी बताइए, तो कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मापते हैं? पोल से। तो पोल से और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे, यानी PF को हम फोकल लेंथ कहेंगे F। हम PF को हम DF भी लिख सकते हैं, PF बराबर DF, PF बराबर हम DF लिख सकते हैं, क्योंकि बिंदु P और बिंदु D एकदम सटा हुआ है। तो पोल से आप फोकस की दूरी मापिए या D से दूरी मापिए, एक ही बात है। ये पोल से ये दूरी मापिए या बिंदु D से मापिए, क्योंकि P और D लगभग सटा हुआ है। लेकिन इसमें P और D काफी दूर दूर है। पोल से मापेंगे फोकस की दूरी तो अलग होगी, जबकि D से मापेंगे फोकस की दूरी तो कम होगी। यहां पर ये दूरी अच्छा खासा है, यहां पर ये दूरी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। थर्ड, यहां पर देखिए ये जो रेखा है MD, इसकी लंबाई, और ये जो लाइन है MP, इसकी लंबाई बराबर है। MD इक्वल टू MP, यानी ये जो टेढ़ा वाला पोर्शन है MP, ये जो टेढ़ा वाला पोर्शन है इसको हम सीधा मान सकते हैं,
लेकिन इसको हम सीधा तब मानेंगे जब ये एक्सियल रे होगा तब। अगर मार्जिनल रे होगा तब तो ये बिल्कुल टेढ़ा हिस्सा होगा और ये आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सियल रे होगा, ध्यान से देखिए, अगर एक्सियल रे होगा तो ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है ना, तो ये एमडी और एमपी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यहां पर देखिए ना, एमडी और एमपी बराबर हो जाएगा। इसको आप खुद बनाकर देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार हम फिर से बताते हैं एक्सियल रे और मार्जिनल रे। दोनों रे का 3 प्रॉपर्टी है, याद रखिए। एक्सियल रे के लिए आपतन कोण परावर्तन कोण बहुत छोटा होता है, पॉइंट पी और डी बहुत पास पास होगा और एमपी और एमडी बराबर होगा। ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया। इस रे को ध्यान से देखिए, यही है एक्सियल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है। इस पॉइंट को हम एम कहेंगे। एम बिंदु से बिंदु एम पर लंब कैसे खींचेंगे, इसको सेंटर से हम मिलाते हैं तो ये नॉर्मल लाइन हो गया, ये हो गया नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का कोण आई कहलाता है और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे जो कि फोकस से जाएगा। क्योंकि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये परावर्तित किरण है, फोकस से जाएगा और इसको परावर्तन कोण कहेंगे। आप देख सकते हैं आई और आर दोनों का मान क्या है, छोटा है, वेरी स्मॉल। तो एक्सियल रे के लिए आपतन कोण परावर्तन कोण बहुत छोटा होगा। दूसरा, बिंदु एम से अगर हम एक लंब गिराएं डी, एम डी, तो ये जो डी है और ये जो पी है दोनों एकदम पास पास होगा। डी और पी ये दोनों बिंदु क्या होगा, बहुत निकट होगा, वेरी क्लोज, बहुत निकट होगा। इसीलिए हम इस दूरी पीडी को क्या कर सकते हैं, पीडी को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। और तीसरा क्या होगा, ये जो एमपी है, ये टेढ़ा वाला हिस्सा, ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखेगा। किसी भी गोलीय सतह का एक छोटा सा हिस्सा काटिएगा तो वो आपको सीधा नजर आएगा, लेकिन एक बड़ा सा हिस्सा काटिएगा तो वो तो टेढ़ा ही नजर आएगा। किसी भी गोलीय सतह का एक बड़ा सा हिस्सा क्या नजर आएगा, टेढ़ा। लेकिन उसी का एकदम छोटा सा हिस्सा कट करिए, एकदम छोटा सा, तो वो आपको क्या नजर आएगा, स्ट्रेट। तो ये एमपी कैसा है, स्ट्रेट है, और ये एमडी भी स्ट्रेट है। दोनों आपस में क्या लेंगे, बराबर लेंगे। यानी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गया, एमपी इक्वल टू एमडी। तो एक्सियल रे के लिए ये 3 प्रॉपर्टी है। इसका ठीक उल्टा होता है मार्जिनल रे। मार्जिनल रे वैसा रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है, ये आपका मार्जिनल रे है। यहां पे आप लंब डालिए सेंटर से मिला के, ये आपतन कोण देख रहे हैं कितना बड़ा है और परावर्तन कोण भी देखिए कितना बड़ा है। यहां से लंब गिराइए, ये बिंदु टी, ये बिंदु डी और पी काफी दूर दूर हो गया, और ये टेढ़ा जो पोर्शन है एमपी, ये एमडी के बराबर नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सियल रे और मार्जिनल रे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीडीएफ आपको हम भेजेंगे ही, उसको अच्छे से पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पूरे ऑप्टिक्स में हम जितना भी रे डायग्राम बनाते हैं पिछले लेक्चर में हमने आपको कनकेव मिरर का 6 रे डायग्राम, कॉन्वेक्स मिरर का 2 रे डायग्राम बताया था। और पूरे ऑप्टिक्स में कहीं पर भी आप रे डायग्राम बनाइएगा तो हमेशा एक्सियल रे का ही यूज किया जाता है। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर दिखा देते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं वो कैसा रे है, एक्सियल रे है। ठीक है, अगर एक्सियल रे को वास्तव में एक्सिस के नजदीक दिखाइएगा तो आपका वो डायग्राम मतलब दिखेगा नहीं सही से। तो दिखाने के लिए जैसे हमको डायग्राम बनाना है पोल फोकस सेंटर, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी सेंटर के बीच हो तो इमेज सेंटर फोकस के बीच बनता है। ये कॉनकेव मिरर है, कैसे बनता है, तो पैरेलल रे गया तो फोकस से, सेंटर से गया तो सेंटर पर ही लौट गया, तो इमेज यहां पर बन गया। यहां पर ये रे देखने में तो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर है, ये रे आपका मार्जिनल है, लेकिन नहीं, हम क्या मान के चलेंगे, एक्सियल रे। तो आप सोच रहे होंगे एक्सियल रे को बहुत नजदीक क्यों नहीं दिखाएंगे, तो नजदीक अगर हम दिखाएंगे तो डायग्राम सही से दिखेगा नहीं। इसीलिए डायग्राम को स्पष्ट बनाने के लिए हम लोग भले ही दूर खींच देते हैं, लेकिन सारा डायग्राम किस रे पे बनता है, एक्सियल रे पे। हम लोग पूरे ऑप्टिक्स में जितना भी रे डायग्राम बनाएंगे सब एक्सियल रे पर ही बनाएंगे। हम मान के चलेंगे कि सारा इंसिडेंट रे क्या है, एक्सियल नेचर का है। ठीक,
मार्जिनल रे पर डायग्राम नहीं बनाएंगे। चलिए अब क्या है, एक नोट पॉइंट है, इसको देखिए। नोट पॉइंट ये है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर कोई एंगल बहुत स्मॉल है यानी 5 डिग्री या 5 डिग्री से छोटा है, देन साइन थीटा लगभग बराबर होगा टेन थीटा के, और ये लगभग बराबर होगा थीटा के। इस चीज को आप लोग याद रखिए अच्छे से, फिजिक्स में इसका बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे। अगर थीटा बहुत छोटा एंगल हो, अगर थीटा बहुत छोटा एंगल हो, 5 डिग्री से भी छोटा या उसके बराबर, 5 डिग्री से बड़ा ना हो, 5 या 5 डिग्री से छोटा एंगल हो, अगर थीटा बहुत छोटा एंगल हो तो साइन थीटा का वैल्यू लगभग टेन थीटा के बराबर होता है, और इसका वैल्यू लगभग थीटा के बराबर होता है। इसको देखिए हम प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कैसे हो जाता है ये। मान लो एक वृत्त लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं, ये क्या है, सर्कल है, वृत्त। यहां पर एक छोटा सा, ये तो सेंटर है O, यहां पर एक छोटा सा हम चाप ले लेते हैं और ये एंगल है थीटा। ये चाप मान लेते हैं AB है। चाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाप को इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। तो ये आर्क क्या है, AB है, A से B। ये चाप बहुत ही छोटा चाप है। इस चाप के द्वारा इस सेंटर पर कितना कोण बन रहा है, थीटा। ये त्रिज्या है R और ये भी त्रिज्या है R। OA को रेडियस कहेंगे और OB ये भी रेडियस है। अब यहां पर देखिए, ये चूंकि बहुत छोटा चाप है तो ये जो टेढ़ा वाला हिस्सा है इसको हम सीधा मान सकते हैं, तब तो हम इसको 90 डिग्री एंगल भी मान सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर किसी वृत्त में हम बड़ा चाप लेंगे तब तो ये हिस्सा आपको टेढ़ा नजर आएगा, लेकिन अगर हम छोटा सा चाप लेंगे तो ये हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगा। तो यहां पर चूंकि ये AB छोटा सा चाप है, तो अगर चाप की लंबाई बहुत कम होगी तो एंगल भी तो बहुत कम होगा, अगर चाप की लंबाई बहुत अधिक होगी तो एंगल भी तो बड़ा हो जाएगा। तो चूंकि थीटा बहुत छोटा कोण है इसलिए इस चाप की लंबाई भी बहुत कम होगी। अगर चाप की लंबाई कम होगी तो इसका मतलब ये चाप बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो अब यहां पर जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसमें साइन थीटा की वैल्यू बोलिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, थीटा के सामने वाली भुजा, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। मान लेते हैं इस चाप की लंबाई L है, तो परपेंडिकुलर की लंबाई L हो गई, और बटे हाइपोटेनस, ये जो OB आप देख रहे हो यही है हाइपोटेनस जिसका लंबाई R है। टेन थीटा का वैल्यू निकालो, टेन थीटा का वैल्यू होता है P/B। तो परपेंडिकुलर कितना है L और बेस यहां पर कितना है R, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। और वैसे थीटा, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वृत्त में थीटा का मान होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, तो ये भी हो गया L/R। तो तीनों का वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, सेम। जबकि cos थीटा का मान निकालो, cos थीटा का मान होता है B/H, तो बेस कितना है R है और H कितना है, ये भी R है, तो ये 1 आ गया। 1 इसीलिए आ गया क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री लगभग 1 होता है। तो अगर कोई एंगल एकदम से 0 डिग्री है तब तो 1 हो जाएगा, लेकिन 0 डिग्री के आसपास है, यह जो एंगल है इतना छोटा है, ये लगभग 0 डिग्री के आसपास है, तो इसका वैल्यू लगभग 1 के आसपास होगा। अगर थीटा बहुत छोटा होगा, अगर थीटा बहुत छोटा होगा, मान लो थीटा की वैल्यू है 0.1 डिग्री, तो फिर cos थीटा का मान लगभग 1 के बराबर होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0.1 डिग्री भी 1 के आसपास होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि थीटा चूंकि बहुत छोटा है तो cos थीटा 1 हो गया। तो ये नहीं, यहां पर ये देखना है कि साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा तीनों आपस में बराबर आ रहा है। तो जब भी थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा तीनों का मान आपस में बराबर होगा। इस चीज को याद रखेंगे। If theta is very small, then sin theta is approximately equal to tan theta and it is approximately equal to theta। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।